प्रिय छात्रों, आज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे पुस्तकें बंद करने की तिथि को हस्तस्थ विनियोग का मूल्यांकन। अर्थात जो आपका स्टॉक है इन्वेस्टमेंट्स का, उनका हम कैसे मूल्यांकन करते हैं, क्या मेथड्स हैं, इनका आज हम अध्ययन करेंगे। लेखा पुस्तकें जो बंद करते हैं कि तिथि को करने का जो तरीका है, वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक जैसा भी हो, विनियोग खाते का जो बैलेंस होता है उसको हम बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के दर्शाते हैं। यह शेष किस पर राशि पर दर्शाया जाए, यह तय करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट इन हैंड्स का मूल्यांकन करना पड़ता है। यदि विनियोगों को बार बार क्रय एवं विक्रय किया जाता है या इस प्रकार की प्रकृति है, तो हस्तस्थ विनियोगों की लागत फीफो, एवरेज कॉस्ट मेथड या लिफो जैसा भी निर्देशित किया जाए, उस हिसाब से हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। परंतु प्रश्न में स्पष्ट निर्देश न दिए जाने के अभाव में एस 13 में अनुशंसित विधि अर्थात औसत लागत मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड के हिसाब से हम उसका मूल्यांकन करते हैं। यदि विनियोग दीर्घकालीन संपत्ति की प्रकृति के हैं तो एएस 13 के अनुसार हस्तस्थ विनियोगों का मूल्यांकन उसके लागत मूल्य पर, एट कॉस्ट पर किया जाना चाहिए। यदि दीर्घकालीन विनियोगों के मूल्य में स्थायी रूप से कमी होने का अनुभव किया जाए, अर्थात इन विनियोगों का भविष्य में मूल्य में वृद्धि होकर पुनः इनकी प्रारंभिक मूल लागत के बराबर आने की संभावना नहीं के बराबर हो, तो दीर्घकालीन विनियोगों का मूल्यांकन घटे हुए बाजार मूल्य पर करना उचित है। भविष्य में ऐसे दीर्घकालीन प्रकृति के विनियोगों के मूल्य में कभी वृद्धि हो जाए तो उन्हें पुनः मूल लागत तक बढ़ाकर बड़े मूल्य पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि विनियोग दीर्घकालीन संपत्ति के प्रकृति के होने पर मूल्यांकन लागत पर ही करना चाहिए। यदि विनियोग चालू संपत्ति करंट एसेट्स की प्रकृति के हो तो हस्तस्थ विनियोग का मूल्यांकन उनके लागत मूल्य या मूल्यांकन तिथि को उनके बाजार मूल्य को उनके ब्याज रहित बाजार मूल्य में से जो भी कम हो पर किया जाना चाहिए। सिंपल मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, उसके हिसाब से हमें उस पर करना चाहिए। सामान्यतः प्रतिभूतियों का ब्याज का भुगतान वार्षिक या अर्धवार्षिक होता है। यदि ब्याज प्राप्तकर्ता अपने खाते उसी दिन बंद करता है जिस तिथि को ब्याज प्राप्त हुआ है, तो अर्जित ब्याज एक्रूड इंटरेस्ट की कोई समस्या नहीं होगी। किंतु यदि ब्याज देय तिथि एवं अंतिम खाते बनाने की तिथि में अंतर हो तो अंतिम देय तिथि से ब्याज तिथि से अंतिम खाते बनाने की तिथि तक का ब्याज अर्जित ब्याज कहलाएगा। उदाहरण स्वरूप टाटा लिमिटेड के 3 लाख रुपए के 8% ऋण पत्र जिन पर ब्याज 1 अगस्त एवं 1 फरवरी को देय होता है, मिस्टर एक्स ने क्रय किए। मिस्टर एक्स अपने खाते यदि 31 दिसंबर को बनाता है तो इस तिथि से पूर्व जब भी ब्याज कंपनी चुकाया था से अंतिम खाते बनाने की तिथि तक का ब्याज अर्जित ब्याज माना जाएगा। यहाँ 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक 5 माह का। ठीक इसी तरह यदि वह अपने अंतिम खाते 31 मार्च को बनाता है तो 1 फरवरी अंतिम देय ब्याज से 31 मार्च खाते बनाने की तिथि का ब्याज अर्जित ब्याज होगा। अर्जित ब्याज की प्रविष्टि अंतिम खाते बनाने के दिन निम्नलिखित होगी। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। वो कैसे आएगा वो समझिए। इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम 1 अगस्त 17 to 31 December 2017
3 लाख रुपए है, 8%, 5 महीने का होगा ब्याज, वो 10,000 ये एक्रूड। और अगले साल जो इसकी रिवर्स एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इससे पूर्व जो अपन ने ब्याज सहित एवं ब्याज रहित मूल्यों पर क्रय विक्रय के लेखांकन जो किए थे, उनका संक्षिप्त विवरण मैं यहाँ बतलाना चाहूँगा। बुक्स ऑफ द परचेजर, बुक्स ऑफ द सेलर। यदि ब्याज सहित है प्रतिभूति और ब्याज रहित है, तो इसके संबंध में परचेजर के यहाँ क्या जो एडजस्टमेंट होंगे वो देखिए, दलाली या ब्रोकरेज है वो जुड़ेगी, चाहे ब्याज सहित हो चाहे ब्याज रहित हो। यानी कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी हो तो बायर के यहाँ ब्रोकरेज सर्विस टैक्स जुड़ेगा। अगर सिक्योरिटीज एक्स इंटरेस्ट है, ब्याज रहित है, तो उस स्थिति में इसको घटाया जाएगा। गत देय ब्याज तिथि से प्रतिभूति के क्रय विक्रय का सौदा होने की तिथि तक की अवधि का अर्जित ब्याज। कम इंटरेस्ट यदि सिक्योरिटीज हैं तो क्रेता की पुस्तकों में घटाइए और ब्याज रहित होने पर अलग से भुगतान कीजिए। और विक्रेता की पुस्तकों में कम इंटरेस्ट होने में घटाइए और अलग से भुगतान प्राप्त कीजिए यदि एक्स इंटरेस्ट है। विशेष रूप से जो बात समझने की है वो ये है कि कम इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ हैं तो चाहे कम इंटरेस्ट है या बुक्स जो हम बायर की बनाएं या सेलर की बनाएं, ब्याज जो है उसका दोनों ही स्थितियों में हम एडजस्टमेंट करेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट का दोनों ही स्थितियों में घटाएंगे, क्रेता की पुस्तकों में भी, विक्रेता की पुस्तकों में भी, ब्याज सहित सिक्योरिटी होने पर। और ब्याज रहित सिक्योरिटी होने पर क्रेता की पुस्तकों में जो है अलग से भुगतान किया जाएगा और विक्रेता की पुस्तकों में उसको अलग से भुगतान प्राप्त होगा। इसकी जो लेखा प्रविष्टियाँ हैं, इसके संबंध में मैंने पूर्व में आपको बतलाया है और एक विशेष रूप से आपको ये चार्ट उपलब्ध करवाया है जिससे कि आप इसका और संक्षिप्त रूप से अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।